द स्टडी हब चैनल में जो आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर में कंपोजिट इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस। यानी पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाए थे सिंपल इंडेक्स नंबर के, अब मैं समझाऊंगा कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर का याद है क्या था उसमें? सिंपल इंडेक्स नंबर में हम एक वेरिएबल ध्यान में रखना है कि सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में हम रिलेटिव चेंज को मेजर करेंगे। अब जब कंपोजिट इंडेक्स नंबर होगा तो हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएंगे, उनमें हमने रिलेटिव चेंज या एवरेज रिलेटिव चेंज मालूम करनी है। क्योंकि अब वेरिएबल ज़्यादा हैं तो आपको फिर उनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी रिलेटिव चेंज मालूम करने के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास न्यूमेरिकली कंपोजिट इंडेक्स नंबर की भी दो कैटेगरी हैं। सवालों में क्वेश्चन जब हम करेंगे वो भी आपने याद रखने हैं। पहले होंगे अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और फिर आएगा वेटेड इंडेक्स नंबर। अब ये अगर आपको इसकी ट्री, जो मैं ट्री डायग्राम कहते हैं, इस तरह बन रही है, इसको जहन में रखोगे तो क्वेश्चन की कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यार ये अनवेटेड है या वेटेड इंडेक्स नंबर है। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर नाम से जाहिर है कि इसमें आपके पास वेट नहीं होगा, सिर्फ प्राइसेस होंगी, लेकिन वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे। लेकिन जब वेटेड वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें प्राइसेस के साथ वेट भी दिया होगा, यानी क्वांटिटी भी दी होगी। अब पहले मैंने बताना है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में दो तरह से हम मालूम करेंगे, दो फार्मूले इसके हैं। एक फार्मूला कहलाता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये पॉइंट, इसकी ट्री जहाँ से शुरू है वो टॉपिक जहन में रखना, फिर ये आपको आसानी समझ आ जाएगा। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होगा, और इसी में अनवेटेड की डायग्राम बना रहा हूँ मैं। इसमें आगे है सिंपल एग्रीगेटिव के अलावा दूसरा है एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी। इसको आप गौर से देखेंगे तो ये आपको फिर समझ आ जाएगा कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर में आपसे पूछा जाएगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज़ करें, ठीक है, या फिर एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड यूज़ करें। अब सिंपल एग्रीगेटिव में आपने क्या करना है, सम करना है, ठीक है, फिर आपने उसकी प्राइस रिलेटिव निकालने हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ पहले कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या फिर एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। इसका पहले फार्मूला इस वाले का तो देख लें। फार्मूला बनाने का जर्नल तरीका जो मैंने बताया था कि सबसे पहले पी एन, जो प्राइस रिलेटिव का होता है, पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट। ये फार्मूला पढ़ा है ना हमने, मल्टीप्लाई बाई 100 तो सब में आता है क्योंकि हम रिलेटिव चेंज देख रहे हैं। और इधर आ जाएगा एग्रीगेटिव की वजह से समेशन, तो ये इसका फार्मूला बनेगा समेशन पी एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100 एग्रीगेटिव मेथड का। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें भी पी एन और पी नॉट वही चीज़ें हैं जो पिछले मेथड में थी कि पी नॉट है बेस ईयर की प्राइस, ठीक है, बेस ईयर की जो प्राइस है। अब एग्रीगेट उसको करना है। एग्रीगेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक वेरिएबल नहीं है। अब आपके पास बेस ईयर के लिए दो तीन कमोडिटीज़ होंगी, दो तीन चीज़ें होंगी, दो तीन वेरिएबल्स होंगे, उन्हें आपने सम करना है। सम करके फिर उसको बेस बनाना है, ठीक है। और इसी तरह करंट ईयर जो होगा, जिस दूसरा साल जिसको आपने कंपेयर करना है, उसमें भी एक से ज़्यादा प्राइसेस होंगी, तो उस इसलिए यहाँ पे समेशन यूज़ हो रहा है। बाकी फ़र्क कोई नहीं है फार्मूले में। पहला जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो भी यही था, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब फ़र्क क्या आया फार्मूले में? समेशन आ गया। समेशन क्यों आया, उसकी क्या रीज़न है? वेरिएबल ज़्यादा हैं, कमोडिटीज़ आपके पास ज़्यादा हैं, उनको एग्रीगेट करेंगे, फिर हम उसके सिंपल प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। अब इसकी हम एग्जांपल करते हैं, यहाँ ब्रेक लगाएं। देखिए एग्जांपल, इसमें हम पढ़ रहे हैं अनवेटेड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, यानी मैंने जो डायग्राम बनाई थी पीछे, कंपोजिट इंडेक्स नंबर में एक अनवेटेड के क्वेश्चन है, फिर वेटेड के। अब अनवेटेड में देखो इस तरह की एग्जांपल है। ये हमारे पास तीन कमोडिटीज़ हैं, एक का नाम हमने ए रखा है, बी रखा है और सी रखा है, यानी अब एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ हो गई, और ये है कंपोजिट। और इसमें सिर्फ कमोडिटीज़ की प्राइस है, उनकी क्वांटिटी नहीं है। यानी फ़र्ज़ करें वीट है, उसकी प्राइस ये है, उसके बाद राइस है या जो भी मटन है, उनकी प्राइसेस दी हुई हैं, क्वांटिटी नहीं दी। इस वजह से इसको हम अनवेटेड कहेंगे, और है ये कंपोजिट। कंपोजिट की रीज़न भी पता है ना, कि वेरिएबल तीन आ गए, कमोडिटीज़ तीन आ गई। अब कंपोजिट में हमने पहला मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का मैंने फार्मूला लिखा था कि आपने यूज़ करना है पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, और इसमें भी क्वेश्चन में बताया होगा कि 1972 एज ए बेस आप एग्रीगेटिव मेथड मालूम यूज़ करें,
उसमें बेस ईयर बताया होगा कि यूजिंग 1972 एज ए बेस ईयर, यानी 1972 को जो है बेस रखें, बाकी तमाम का उससे कंपैरिजन करें। तो इस फार्मूले के हिसाब से आपको सबसे पहले टोटल या सम का कॉलम बनाना पड़ेगा। टोटल करें, कैलकुलेटर से मुझे बताएं जो सम इसका आपने निकाला है। 350 टोटल आ रहा है ये सम। इसी तरह नेक्स्ट 432, नेक्स्ट 547, ये आपने टोटल निकाल लिए। टोटल क्यों निकाले? क्योंकि ये जो है हमारे पास टोटल हैं, समेशन पी एन भी हो सकता है, पी नॉट भी इसमें है। जो बेस ईयर का टोटल है ना, अब ये पहला बेस ईयर टोटल है, क्योंकि 1972 एज ए बेस का है, तो आपने उसका जो सम होगा उसको करना है समेशन पी नॉट से रिप्रेजेंट, और बाकी जितने भी टोटल होंगे उसको हम करेंगे P1 इसको नाम दे देते हैं, समेशन P2 इसको नाम दे देते हैं। ठीक है। अब एग्रीगेटिव मेथड का फार्मूला सिंपल है, बिल्कुल आसानी से, जैसे हमने सिंपल प्राइस रिलेटिव निकाले थे अब वही यूज़ करना है। अब हमारे पास एक वेरिएबल बन गया, सम होने के बाद 3, 4, 2 जितने भी वेरिएबल हैं उनको आप जब सम कर लेंगे तो वो सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। अब हम इस पर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला एग्रीगेटिव मेथड का सिंपल है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है पी एन डिवाइड बाई पी नॉट। पहला तो 350 डिवाइडेड बाय 350 ही रहेगा, क्योंकि करंट ईयर भी यही है, बेस ईयर भी यही है, और मल्टीप्लाई बाय 100 ये फार्मूले का है, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। तो डिस्टर दिखाएं ज़रा, ये मिटा दें, इसको साइड पे फार्मूला लिखा है इसको रेस कर दें, तो ये आपके पास पहला आंसर 100 आ जाएगा। ये हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, मेन टॉपिक हमारा इंडेक्स नंबर ही है, लेकिन उसमें डाटा के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से मेथड डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह समेशन पी एन बाय पी नॉट, यानी 432 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये सेकंड ईयर जो 1973 है, इसका क्या आंसर बनता है? 123.42। इसी तरह समेशन P2 यानी 547 डिवाइडेड बाय, किस पे डिवाइड करोगे इसको? 350 पे ही। इसमें फिक्स बेस वाला ही मेथड चल रहा है, लेकिन एग्रीगेट है। एग्रीगेट करने के बाद क्या आंसर बना इसका? 156.28। ये हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के इंडेक्स नंबर फाइंड हो गए। ठीक है। इसमें भी बेस ईयर को मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछ सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द ईयर एज एवरेज एज ए बेस, यानी ये जो आपके सम आए हैं ना, इनकी एवरेज निकालें, उसको बेस रखें। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तीनों जो सम आए टोटल है, इन तीनों को दोबारा सम करेंगे और इसको फिर 3 पे डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने बेस ईयर रखना है। तो ये भी एग्रीगेटिव मेथड में हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सा मेथड है। ये हम पढ़ रहे थे कंपोजिट इंडेक्स नंबर और अनवेटेड। ठीक है। इसका दूसरा मेथड मैंने बताया था सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। अब एवरेज ऑफ रिलेटिव में मैंने मेंशन किया था सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, यानी एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में मैंने आपको बताया है कि या तो इधर देखिए प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज हो सकती है, या फिर लिंक रिलेटिव्स की। प्राइस रिलेटिव की एवरेज या लिंक रिलेटिव की एवरेज। अब एवरेज जो है यहाँ पे हम 3 एवरेज में से कोई भी एवरेज क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एवरेज में अगर सिंपल एवरेज का लफ्ज़ लिखा होगा तो आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, जो प्राइस रिलेटिव निकाले होंगे उनको सम करें और जितने प्राइस रिलेटिव आपने सम किए थे उनकी तादाद पर तकसीम कर दें। ठीक है। और अगर दूसरी एवरेज इसमें मीडियन यूज़ होती है, और तीसरी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन, यानी क्वेश्चन में आपसे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव में या तो मीन पूछेगा या मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन, ज़्यादातर से। ओके हो गया। अच्छा, अब देखो, अभी हमने पढ़ा था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, उसी एग्जांपल को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। एग्रीगेटिव मेथड में मैंने इनको सम किया और जो बेस ईयर का टोटल है उसी को बेस बनाकर उस बाकियों को उस पर डिवाइड कर दिया। अब है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव भी जिस तरह मैंने बताया, या तो वो प्राइस रिलेटिव से होगा या वो लिंक रिलेटिव से होगा, और जब वो प्राइस रिलेटिव से होगा तो वो फिक्स बेस कहलाएगा। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव में यानी एक बेस आपको बताई होगी, मिसाल के तौर पे इसमें हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव से कर रहे हैं इसको, तो हमें पहले प्राइस रिलेटिव निकालने पड़ेंगे। इसमें आपको बताया होगा कि यूजिंग 1972 एज बेस, यानी 1972 को आपने बेस ईयर रखना है। ठीक है। अब बेस ईयर रखने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको दोबारा टेबल बनाना पड़ेगा प्राइस रिलेटिव्स का। बात समझ आ रही है ना यहाँ से, कि आपने जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं इनको, इनकी एवरेज नहीं लेनी, क्योंकि ये तो प्राइसेस हैं। आपको चाहिए प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव निकलेंगे फिर उसकी एवरेज निकालेंगे।
अब प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए 1972 एज ए बेस है, तो इसका मतलब है कैलकुलेटर निकालें ज़रा 30, ये पहला जो बेस ईयर है वो तो अपने आप पर ही डिवाइड हो रहा है, 30 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका आंसर 100 ही आ रहा है। इसी तरह जो बी वेरिएबल था वो भी 100 ही आ जाएगा, उसको मैं डायरेक्ट 100 लिख देता हूँ क्योंकि बेस ईयर भी यही है, करंट ईयर भी यही है। इसी तरह तीसरा जो हमारे पास सी वेरिएबल है उसका आंसर भी 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये पहला जो ईयर्स था 1972 उसके प्राइस रिलेटिव क्योंकि बेस ईयर है वो 100 ही आ गए। अब सेकंड है 1973। 1973 में 32 डिवाइडेड बाय आप करें 30 पर मल्टीप्लाई बाय 100, क्या है आंसर इसका निकालो 106.66। इसी तरह 100 को डिवाइड किस पे करोगे 80 पर, इस वेरिएबल के लिए ये बेस है, इस वेरिएबल के लिए ये बेस है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। 100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आता है इसका 125 पूरा पूरा। इस तरह लास्ट वाला है 300, इसको डिवाइड करना है आपने 240 पर, इसको थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आया इसका 120, ये भी 125 आ गया। इसी तरह लास्ट वाला 1974 के लिए हम कर रहे हैं 1974, इसके लिए आप करेंगे 37 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 100, 123.33 फर्ज करें। इसी तरह सेकंड को मैं यहाँ आपके लिए छोड़ता हूँ। अब यहाँ तक आपने जब प्राइस रिलेटिव बना लिए, ठीक है, प्राइस रिलेटिव बनाने के बाद लास्ट स्टेप इसका क्या है कि एवरेज निकालनी है। अब पहले अगर सिंपल एवरेज पूछा जाता है तो आपने क्या करना है, मीन निकालना है। सिंपल एवरेज के लिए मीन का क्या तरीका है, ये तीनों प्राइस रिलेटिव को सम करेंगे और 3 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये 300 डिवाइडेड बाय 3 ये 100 ही आ जाएगा। इसी तरह सेकंड जो है ये इन तीनों प्राइस रिलेटिव को आप टोटल करें, इसकी एवरेज मैं आगे निकालता हूँ सेकंड वाले की। यहाँ पे हम इसकी समझें एवरेज निकाल रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनना था यहाँ पे, तो एवरेज में अभी किसी एवरेज का नाम नहीं लिया तो हम मीन निकाल रहे हैं। 300 100 आ गया और 1973 का क्या आया, टोटल करें 106 आंसर बता रहे हैं, यस सर, सम करके 3 हाँ 118.88। इसी तरह लास्ट वाले हमने प्राइस रिलेटिव नहीं निकाले, उनको आप प्राइस रिलेटिव निकालेंगे और जो आंसर आएंगे उन तीनों आंसर को जमा करके 3 पे तकसीम कर देंगे। तो ये एवरेज यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सिंपल मीन निकाला है। इसी में अगर मीडियन पूछ लेता है वो भी बता देता हूँ साथ ही, एवरेज के तौर पे अगर आपने मीडियन फाइंड करना है तो ये आपके पास जो एवरेज आ रही हैं इनको आपने अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ या बड़ी से छोटी की तरफ। पहले अरेंज करेंगे, नंबरिंग देंगे इनको रफ में, उसके बाद जो वैल्यू सेंटर में आ रही है। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ कमोडिटीज़ देखनी है, अगर आपके पास ऑड में आ रही हैं, ऑड में मतलब 3 कमोडिटीज़ हैं या 5 हैं या 7 हैं, तो आपने क्या करना है, अरेंज करने के बाद जो सेंटर में वैल्यू बनेगी वो आपका मीडियन कहलाएगी। बात समझ आ गई। ये तो पहले तीनों ही 100 हैं, सेम है, इसमें तो एवरेज 100 ही आएगी। जो सेकंड है ना 73, इसमें देखें ये 125 है, ये भी 125 है, ये 106 है, यानी सबसे छोटी वैल्यू 106 है, इसको 1 नंबर देंगे। फिर ये दोनों सेम आ रही हैं 1 2 2, इसको बेशक दे दें, सेंटर में 2 3, तो सेंटर में बन रही है 125, तो ये हमारा मीडियन 125 आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास 4 आ जाती हैं, नंबर ऑफ कमोडिटीज़ 4 हैं, तो क्या करेंगे, अरेंज करना ज़रूरी है मीडियन के लिए। जो सेंटर में 2 आएंगी उन दोनों को सम करके 2 पर डिवाइड कर देना है, वो आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का भी फार्मूला देख लें। ज्योमेट्रिक मीन अगर पूछा जाता है तो उसमें बाय बेसिक डेफिनेशन उसका एक फार्मूला है कि आपने नंबर ऑफ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और उसकी nth रूट लेनी है, nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी अगर आपके पास ये 3 वैल्यूज़ है ना, ये देखें nth रूट का मतलब है ये कैलकुलेटर से आप 3 वैल्यूज़ हैं तो थर्ड रूट निकालोगे और ब्रैकेट में आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और उसके बाद जो आंसर आएगा ये तो खैर 100 ही आएगा। इसको आप दिखाएं कैलकुलेटर मुझे दिखाएं। और दूसरा लॉगरिथम वाला मेथड है, उसमें हर वैल्यूज़ का लॉग निकाल कर उसको सम करें और उसकी नंबर्स पर डिवाइड करने के बाद उसका एंटी लॉग निकालें, वो भी ज्योमेट्रिक मीन है। लेकिन ये ज़रा शॉर्टकट मेथड है कि आप कैलकुलेटर से ही इसका हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे इस कैलकुलेटर के हिसाब से देख लें। हमने 3 पहले यूज़ करना है क्योंकि 3 नंबर है, थर्ड रूट निकालनी है 3। फिर शिफ्ट के बाद इस कैलकुलेटर में ये बटन है रूट वाला ऊपर निशान बना हुआ है, इस बटन को आपने प्रेस करना है। उसके बाद ब्रैकेट में आपने तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ये 100, इसमें ब्रैकेट यूज़ करेंगे खुद 100
मल्टीप्लाई बाय 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इक्वल का बटन दबा देंगे। ये आंसर हमारा 100 आ गया ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं तो आपने पहले 4 लिखना है, 4 प्रेस करना है, फिर शिफ्ट दबाना है, उसके बाद दोबारा ये बटन दबाकर ब्रैकेट में लिखना है। ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ब्रैकेट में तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, फोर्थ वैल्यू है ना। ठीक है सर। अब ब्रैकेट को क्लोज भी करना है ताकि वो तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करे फिर उसकी रूट निकाले, वरना अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो सिर्फ पहली वैल्यू की रूट निकाल देगा कैलकुलेटर। साइंटिफिक रूल है ना, उसी को फॉलो करते हैं। इक्वल, ये देखें आपका आंसर 100 आ जाएगा। तो ये है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यहाँ तक इसको आप तैयार करें। नेक्स्ट फिर लेक्चर में हम इसका जो सेकंड मेथड है लिंक रिलेटिव मेथड वो पढ़ेंगे।